81 दियो चीच चढ़ाई लो आछी भांति अएरी जपै सुख चहतु लियो ताके दुख ही न फेरी। शब्दार्थ दियो दिया है, अएरी अंगीकार कर। संदर्भ प्रस्तुत द्वारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सही से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में किसी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को कोई व्यक्ति समझा रहा है। दोहे में व्यक्त हुआ है कि हमें दुख सुख दोनों को समान रूप से अपनाना चाहिए। व्याख्या, किसी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को कोई अन्य अथवा उसका स्वजन समझा रहा है कि ईश्वर ने तुम्हें सुख दुख में से जो भी दिया है उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हें सुख दुख दोनों को समान रूप से सिर माथे पर चढ़ाकर अंगीकार कर लेना चाहिए। जिस ईश्वर से तुम सुख की कामना करते हो, जो ईश्वर तुम्हें सुख देता है, तुम उसके दुख को अस्वीकार करके उन्हें लौटाने का प्रयास मत करो और दुख सुख को समान रूप से अपनाओ। विशेष दुख सुख को स्वीकार करने पर बल दिया गया है। बिहारी की मूल श्रृंगारी प्रवृत्ति से इतर यह दोहा बिहारी की सदी हुई मंझी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। 82 5 सितारे तरिवन कनकु कोपल दूत बीच बीच ही बिकान लाल लाल चमकित चुनी चौका चिन्ह समान। शब्दार्थ, तरिवन कनक तैरने का सोना, तोड़ने का सोना, कोपल दूती कानों की शोभा, चुनी चुनिया चौका चिन्ह, आगे 4 दांत चौका कहलाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए दशन चिन्ह। संदर्भ प्रस्तुत द्वारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सही से उद्धृत प्रसंग। यह उक्ति अन्य संभोग दुखिता नायिका की है। नायक के पास से लौटकर आई हुई दूती के गले पर दांतों का चिन्ह देखकर नायिका सब समझ गई है, किंतु वह कुछ भी स्पष्ट न कहकर व्यंग द्वारा अपनी अंतर्वेदना प्रकट कर रही है। व्याख्या, दूती के गालों पर दांतों की निशान देखकर नायिका कह रही है कि हे सखी, ऐसा लगता है कि तूने जो लाल पण पहना हुआ है उसका वर्ण तेरे कोपलों के वर्ण में कहीं कहीं लुप्त हो गया है या भूल गया है, पर लाल पण से जुड़ी हुई चुन्नियों की भांति लाल लाल दांत के निशान उभरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ व्यंग है कि दांत के उभरे निशान दूती के नायक के साथ किए गए संभोग को प्रत्यक्ष अभिव्यक्त कर रहे हैं। विशेष नायिका अन्य संभोग दुखिता है। दोहे के पूर्वार्ध में वस्तु से अलंकार है। नायिका का संदेश लेकर गई दूती स्वयं नायक के साथ रमण कर आई है, जिस पर नायिका के व्यंग किया है। 83 मोहि दयो में मेरो भयो रहतु जू मिली जिय साथ, सो मानु बधि न सयो पिए सतनी के हाथ। संदर्भ, शब्दार्थ, दयो दिया हुआ। संदर्भ प्रस्तुत दोहारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सही से उद्धृत प्रसंग अन्य स्त्री पर सपत्नी पर। नायक अनुरक्त हो गया है। नायिका यह जान चुकी है कि प्रस्तुत दोहे में पत्नी या अन्य स्त्री से नायक की प्रीति होते देखकर नायिका विनय कर रही है कि वह किसी अन्य स्त्री से प्रेम न करे। व्याख्या, नायिका विनय करती हुई कह रही है कि तुम मुझको दिया हुआ और वह मन जो मेरा हो चुका है, जो मेरे मन के साथ मिलकर रहता है, उस मन को किसी अन्य स्त्री या स्वपत्नी को मत दो। यदि तुमने अपना मन स्वपत्नी को सौंप दिया तो तुम्हारे मन के साथ मेरा मन भी चला जाएगा। मूल भाव यह है कि नायिका नायक से अनन्य प्रेम को किसी दूसरे पत्नी के साथ नहीं बांट सकती, परंतु नायक स्वपत्नी से प्रेम करने लगा है, जिस कारण नायिका के मन में नायक को खो देने का डर उत्पन्न हो गया है। विशेष अनन्य प्रेम का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत दोहे में प्रेम की सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम को खो देने का डर प्राय सभी प्रेमिकाओं के हृदय में रहता है। 84 5 सितारे कुंज भवनु तज भवन को चलियो नंद किशोर, फूलती कली गुलाब की चटकाहट चौच और। संदर्भ प्रस्तुत दोहारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सही से उद्धृत है। प्रसंग, उपपति को परिकिया के साथ कुंज बिहारी में रति क्रीड़ा करते करते सवेरा हो गया है, पर नायक ने अब भी नायिका को अंगों में भर रखा है। नायिका फूलों के चटकने की आवाज के बहाने नायक
को संकेत कर रही हैं कि सवेरा हो चुका है। व्याख्या नायिका नायक को संकेत कर रही है कि सवेरा हो गया है, और अतः यदि किसी ने दोनों को इस प्रकार एक साथ देख लिया तो बड़ी बातें बनेगी। हे नंद किशोर नायक, अब कुंज भवन को छोड़कर भवन में चलिए। देखो चारों ओर गुलाब की कलियों की चटकने की आवाज आ रही है। तात्पर्य है कि रात भर रति क्रीड़ा करने के बाद भी नायक के न छोड़ने पर नायिका सवेरा होने पर गुलाब की कलियों की चटकाहट के बहाने नायक को संकेत कर रही हैं कि अब सवेरा हो गया है, मुझे छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया और किसी अन्य ने हमें इस अवस्था में देख लिया तो कुल करनी होगी। विशेष दोहे के उत्तरार्ध में असंगति अलंकार है। नायिका पर किया है बिहारी की सदी हुई मंझी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। 85 कहती न देवर की कुबत कुल तिय कलह डारती, आ पंजरगत मंजार ढिग सूखे ज्यों सूखती जाती। शब्दार्थ कुबत दुष्टता, कुर्बुद्धि दुर्बुद्धि, पंजरगत पिजड़े में पड़े हुए, मंजार बिल्ली, ढींग पास, सुख तोते ज्यों भांति सूखती जाती है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग: देवर अपनी भाभी पर आसक्त है। वह अपनी भाभी से अनुचित प्रेम करना चाहता है, परंतु भाभी पतिव्रता है, अपने पति से अनन्य प्रेम करने वाली है। उसे डर है कि यदि वह देवर की उदंडता किसी से नहीं कहती तो कहीं देवर और अधिक दुष्टता न कर बैठे, और यदि वह देवर की दुष्टता सबसे कह देती है तो भाई भाई में कलह का भय है। वह इसी द्वंद्व में पिसती जाती है। व्याख्या सखी से कह रही है कि वह कुल वधू अपने देवर को उदंडता दुष्टता किसी से नहीं कहती, क्योंकि से कुल कलह का भय है। वह नहीं चाहती कि उसके कारण परिवार में कलह हो, भाई भाई में झगड़ा हो, और यदि वह देवर की दुष्टता किसी से व्यक्त नहीं करती तो देवर अवसर का लाभ उठा सकता है। इसी द्वंद्व में वह पिंजरों में बंद बिल्लों के साथ स्थित सुग्गे तोते की भांति सूखती जाती है। विशेष नायिका कुल स्त्री पतिव्रता स्वजन से स्त्री किस प्रकार शोषण का शिकार होती है यह व्यक्त हुआ है। दोहे का उत्तरार्ध में उदाहरण अलंकार है। 86 औरो भांति भय अब उ चौसरु चंदनु चंदु, पति बिनु आति पारतु पति मारतु मारुतु मंदु। शब्दार्थ: अब चौसर फूलों का चौड़ाहार मारुत वायु। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिरहणी नायिका की स्थिति का चित्रण हुआ है। विरह की तप से पीड़ित नायिका के विरहोद्दीपनी में विविध प्राकृतिक पदार्थ वृद्धि कर रहे हैं। व्याख्या सखी नायिका से कह रही हैं कि हे सखी, अब तुम इन मोतियों के हार, चंदन और चंद्र का मोह त्याग दो, क्योंकि एक साथ था जब ये सारे प्राकृतिक पदार्थ तुम्हारे लिए सुखदायी थे, परंतु नायक पति के बिना अब ये पदार्थ तुम्हारे लिए दुखदायी हो गए हैं। यह तेज वायु भी पति के बिना अति विपत्ति डालती हुई तुम्हारे दुख विरह में वृद्धि करती हुई तुम्हें धीरे धीरे मारने पर तुली हुई है। दोहे का मूल भाव यह है कि विरह अग्नि में जलती नायिका को वे सभी प्राकृतिक पदार्थ दुख दे रहे हैं जो नायक के पास होने पर सुख देते थे। इसी कारण नायिका की सखी उसे इन वस्तुओं के मोह त्याग की बात कह रही है। विशेष नायिका की विरह को सुंदर व्यंजना हुई है। प्राकृतिक पदार्थ से नायिका की विरह वृद्धि की बात कही गई है। सामान्यतः रीतिकालीन कवियों ने प्राकृतिक का उपभोग उद्दीपन विवाह के रूप में ही किया है। वहाँ प्राकृतिक पर स्वतंत्र कर्म का अभाव दिखाई देता है। बिहारी की सदी हुई मझी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। 87 चलन पावत निगम मनु जगु उपजय अति त्रासु,
कुंच अंत गिरी वर गयो मैन मनु मवासु। शब्दार्थ निगम मगु वेद मार्ग अर्थात अथवा धर्म पथ मैना राजपूताने के जंगल में रहने वाला एक लुटेरी जाति। मैनु कामदेव मवासु दृढ़ निवास। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सरसई से उद्धृत है। प्रसंग नायिका का यौन माध्य है। प्रस्तुत दोहे में नायक नायिका के कूचों की अति कम दीपनी शोभा का वर्णन कर रहा है। व्याख्या नायक स्वागत कह रहा है कि नायिका के कूच रूपी ऊंची पतंग गिरिवर पहाड़ पर मदन रूपी मैना ने अपनी दृढ़ स्थान जमा लिया है, जिस कारण बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है और जगत धर्म पथ पर नहीं चल पा रहा है। अर्थात नायिका के कूचों की कमोद्दीपनी शोभा किसी को भी अपने बस में कर लेने वाली है, जिस कारण धर्म पथ पर चलना कठिन हो रहा है। विशेषतः प्रस्तुत दोहे में नारी सौंदर्य से उत्पन्न कामाकर्षण की मारक मादक और मोहक शक्ति की व्यंजना की गई है। इसमें स्त्रियों के शारीरिक मसल सौंदर्य का चित्रण हुआ है। जो रीति काव्य के विभेदक विशेषता है, वहाँ सौंदर्य स्थूल रूप में ये विचित्र हुआ है, सूक्ष्म और कोमल रूप में नहीं। प्रस्तुत दोहे में रूपक अलंकार है कुछ उतंग अर्थात कुछ रूपी पतंग उतंग। सटीक शब्द का प्रयोग गतिशील और प्रवाह ब्रज भाषा पर बिहारी के अधिकार को दर्शा रहा है। 88 5 सितारे त्रिबली नाभि दिखाई कर सिर ढकी सकुची समाही गली अली की ओट कै चली भली विधि चाही। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी की रचना बिहारी सरसई से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने एक काम विदग्धता नायिका की अनुराग व्यंजना चेष्टाओं का वर्णन किया है। वह नायिका सभी से छिपाकर नायक के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करने में सफल हो जाती है। इस प्रकार के वर्णनों में बिहारी निश्चय ही अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हैं। वस्तुतः दोहे में नायिका की एक सखी दूसरी सखी से नायिका की इन अनुराग व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन कर रही हैं या फिर नायक इसका वर्णन कर रहा है। व्याख्या नायिका की अनुराग व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए उसकी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि उसने नायिका ने नायक के सामने आने पर लज्जा का प्रदर्शन किया और फिर सिर ढकने के बहाने हाथ ऊपर की ओर उठाया और इसी प्रक्रिया में नायक को अपनी त्रिबला और नाभि के दर्शन करा दिए। प्रत्यक्ष तो उसने लज्जा का भाव प्रदर्शित किया, किंतु वस्तुतः उसने नायक के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करने के लिए अपने त्रिबल और नाभि के दर्शन करा दिए। इसके पश्चात वह नायिका सखी की ओठ होकर अर्थात उसकी दृष्टि से बचकर और अपने प्रियतम के प्रीति अपने को भली प्रकार व्यक्त करके गली में चली गई। विशेषतः कवि ने प्रस्तुत दोहे में नारी मनोवैज्ञानिकी का गहरा परिचय दिया है। नारी स्वभावतः लज्जाशील होती है, अतः वह अपने अनुराग को प्रत्यक्षतः व्यक्त करने में संकोच करती हैं। प्रस्तुत दोहे में नायिका ने अपने काम में विदग्धता का परिचय दिया है, नायक के प्रति अपनी आसक्तिता भी व्यक्त कर दी है, जिसे नायक समझ गया है और वह सर्वथा निष्कुलस भी बनी रही है। सखी की दृष्टि से भी बच कर भाव साम्य की दृष्टि से बिहारी ही एक अन्य दोहा है। करु उठाई घूंघट करत उझरत पट गुझ रोट सुखय मोटे लूटी ललन लखी ललना की लोट। अनुप्रास एवं स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 89 देखत बुरे कपूर ज्यों उपय जाय जिन लाल छीनी छीनी जाति परी खरी छीनी छबीली बाल। शब्दार्थ बुरे धीरे धीरे जड़ उड़ जाना या समाप्त हो जाना, खरी अत्यधिक उपय जाय लुप्त न हो जाए, बाल बाला जाति परी होती जाति। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सरसई से उद्धृत प्रसंग प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागी नायिका का विरह वर्णित हुआ है। नायिका के विरह का वर्णन सखी नायक से कर रही है। व्याख्या विरह के कारण नायिका क्षण भर दुबली होती जा रही है, इसी का वर्णन सखी नायक से कर रही है कि हे लाल। वह नायिका जो कभी छबीली बाला थी
वह अब तुम्हारे विरह में जलकर हर क्षण दुबली होती जा रही है, चुकती जा रही है। जैसे कोई कपूर जलते जलते धीरे धीरे खत्म होता जाता है, वही स्थिति नायिका की हो गई है। इसी कारण मुझे भय है कि कहीं देखते देखते वह तुम्हारे विरह में जलकर समाप्त न हो जाए। विशेष प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागिनी विरहरणी नायिका की विरह स्थिति का चित्रण हुआ है। कवि ने उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी की सधी हुई, मझी हुई और परिष्कृत ब्रजभाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। नव्य हंसी उतारी हियते दई, तुम जूतिहि दीन दीना लाल, रखती प्राण कपूर जो वह चौहुटिनी माल। शब्दार्थ चौहुटनी माल घुंघची की माला। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सरसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागी नायिका का विरह व्यंजित हुआ है। सखी नायक से नायिका के विरह का निवेदन कर रही हैं। व्याख्या, हे लाल नायक, उस दिन जब तुम्हारा नायिका से प्रथम साक्षात्कार हुआ था, तब तुमने अपने गले का माला उतार उसके गले में डाल दिया था। वही माला उसके प्राण बचाए हुए हैं, क्योंकि तुमसे भेंट न हो पाने के कारण अब वह निरंतर विरह की आग में जलती रहती हैं। किंतु जिस प्रकार कपूर पर काली मिर्च, लौंग इत्यादि डाल देने से कपूर शीघ्र ही नहीं उड़ता, उसी प्रकार तुम्हारी पहनाई माला ने नायिका के प्राण उड़ाने से बचा रखे हैं। अर्थात तो तुम्हारी माला नायिका के प्राण रक्षित किए रहती हैं। विशेष प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागिनी विरहरणी नायिका की विरहावस्था का अंकन हुआ है। प्रस्तुत दोहे में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा का कुशल प्रयोग उस पर कवि के अधिकार का घोतक है। 91 को कोरिक संग्रहो को लाख हजार, अमो संपत्ति जदुपति सदा विपति विदार न हार। शब्दार्थ कोरिक करोड़ों संग्रहों जोड़ ले लाख हजार 10 करोड़। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सरसई से उद्धृत है। प्रसंग, इस दोहे में एक भक्त की अपनी ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। एक भक्त अपने मित्र से कहता है। व्याख्या, कोई चाहे करोड़ों की संपत्ति संग्रहित कर ले या फिर चाहे 10 करोड़ की संपत्ति जोड़ ले, लेकिन मेरी संपत्ति तो विपत्ति को हरने वाले मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। अतः मुझे मेरे आराध्य के अतिरिक्त और किसी संपत्ति की कोई चाह शेष नहीं बची है। विशेष भक्ति रस दार्शनीय बिहारी के काव्य की सामान्य प्राकृतिक श्रृंगार की है, लेकिन यह दोहा उससे इतर भक्ति का है। इस दोहे में बिहारी की सधी हुई, परिष्कृत और मजी हुई ब्रजभाषा दिखाई देती है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 92 दूजे सुधा दीठी कला, वह लखी दीठी लगाई, मनो आकाश अगस्तिया एक है कली लखाई। शब्दार्थ, सुधा दीधी चंद्रमा दीठी लगाई, दृष्टि लगाकर अगस्तिया, अगस्त वृक्ष जो शरदागम्य में कलियान आरंभ करता है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सरसई से उद्धृत है। प्रसंग, बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। इस दोहे में नायक की दूती नायिका को अपने वादे के अनुसार नायक से मिलने का स्मरण कराते हुए कह रही हैं कि व्याख्या, हे सखी, तू दृष्टि लगाकर शारदागम के शुक्ल पक्ष के द्वैज के चंद्रमा की कला देख। ऐसा मालूम होता है कि आकाश रूपी अगस्त्य वृक्ष में एक ही कली दिखाई पड़ रही है। नायिका से यह कहकर दूती यह बताना चाहती है कि शरद ऋतु के शुक्ल की द्वैज वह आज ही है। तुमने नायक से आज के दिन की संध्या में अगस्त्य वृक्ष के नीचे मिलने का वादा किया था। तुम वहां गुरुजनों के बीच में हो, वहां नायक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हें यहाँ से निकलकर नायक के पास जाना चाहिए, अन्यथा नायक रुष्ट होकर चला जाएगा। हे प्रिय, जैसे अगस्त्य में कली आना आरंभ होने का समय सुखद होता है, वैसे ही अवसर तेरे लिए वैसा ही सुखद है। विशेष पूरे दोहे में रीतिकालीन श्रृंगारिकता व्याप्त है। यह उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अलंकार दार्शनीय। इस दोहे में बिहारी की सदी हुई, परिष्कृत और मझी हुई ब्रजभाषा दिखाई देती है। 93 तीन सितारे गद राने तन गोरटी, एपन आड़ लीलार,
हूठयो द इठ लाई द्रुग करे गंवारी सुवार। शब्दार्थ गदराने यौन के प्रभाव से सघन हुए रोटी गौरी सुंदरी एपेन पिसा हुआ चावल और हल्दी का घोल लीलार मस्तक। हूठयो दे मुट्ठी बांध कर हाथ को कटी स्थल पर रख कर मुंह मटकाना दृग्यों से कटाक्षों से करे सुवार अच्छा आक्रमण करती है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। इस दोहे में नायक अपने पड़ोस में रहने वाली गांवारी नायिका को इठलाते हुए देख कर अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव का वर्णन अपने मित्र से करता हुआ कहता है। व्याख्या गहराए हुए तन और गोरे रंग वाली गांवारी नायिका जो अपने माथे पर एपन का आड़ा तिलक लगाए रखती है, वह झूठा देखकर वह इठलाते हुए अपने नेत्रों से प्रभावी वार करती है और मुझे अपने प्रति कामासक्त करती है। विशेष बिहारी ने ग्राम्य या गांवारी नायिका को अनुराग जन्य ज्येष्ठाओं का बहुत सजग एवं सजीव वर्णन इस पद में किया है। स्थूल और शारीरिक सौंदर्य का काम भाव का चित्रण इस दोहे में हुआ है जो काव्य की विशेषता है। यहाँ पर संपूर्ण दोहे में स्वभावोक्ति अलंकार का छटा बिहारी की सधी समझी और परिष्कृत ब्रज भाषा दार्शनी है। 94 5 सितारे त्रतिनाद कवित्व रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वाधिक विख्यात कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग बिहारी रीतिवादी मानसिकता के कवि हैं जिसका सीधा परिणाम है कि उनके साहित्य में काव्य प्रयोजन के तौर पर सुख और आनंद केंद्र में है। व्याख्या इस दोहे में बिहारी ने अपने काव्य प्रयोजन की व्याख्या की है। वे लिखते हैं कि चाहे वाद्य यंत्र का संगीत हो, त्रतिनाद हो, चाहे कविता से मिलने वाला रस हो, कवित्व रस चाहे रसपूर्ण रागों का गायन का सुख हो, सारस राग या चाहे श्रृंगारिक क्रीड़ाओं रतिरंग का सुख हो, इनमें पूरी तरह डूब जाना ही समझदारी है। जो इनमें नहीं डूबते हैं अनबूढ़े, वे ना समझ बूढ़े हैं, जबकि वे लोग तर जाते हैं जो इन सुखों में पूरी तरह से डूब जाते हैं। विशेषतः बिहारी ने श्रृंगार के सहज पक्ष को कविता का विषय बनाया है। बिहारी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। उनकी नज़र में साहित्य हो या कोई अन्य कला, उसका प्रयोजन यही है कि वह व्यक्ति की जरूरत पूरी करे। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा की शुरुआत सूर्य ने बेहद सुंदर ढंग से की थी, जिसे बिहारी ने पूर्णता प्रदान की है। इनकी सी गढ़ी हुई, सधी हुई, परिष्कृत और मजी हुई ब्रज भाषा किसी कवि के पास नहीं है। बिहारी का शिल्प गढ़ा हुआ शिल्प है। यूं लगता है कि एक एक शब्द का तराश कर कविता में पिरोया गया है। छंद के पहले वाक्य में सारी कलाएं एक साथ उपस्थित हैं। दोहे में कितने अर्थ और शोभाकारक धर्म एक साथ भरे जा सकते हैं, इसका चरम निर्देशन प्रस्तुत दोहे में मौजूद है। 95 सहज सचिकन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार गंतु न मनु पथु अपथु लखी बूथरे सूथरे वार। शब्दार्थ सहज सचिकनन, सहज रूप से चिकने, सूचि अमल, पथ मार्ग, अपथ अनुचित मार्ग, बिछुरे फैले हुए। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग इस दोहे में नायिका के बालों में आसक्ता नायक अपने कर्तव्य पथ को भूलकर उन्हीं में इतना तन्मय रहता है कि किसी और कार्य की उसे सुध नहीं, हर क्षण उसी का गुणगान करता है। नायक की इस दशा को जानकर उसकी मित्र उसे समझाता है कि वह उसके लिए धर्म दृष्टि से ग्राह्य नहीं है, तो नायक प्रति उत्तर देता है। व्याख्या मैं जब उसके स्वभाव से ही सहज रूप से चिकने काले स्वच्छ श्रेष्ठ सुगंध से युक्त कोमल और सुंदर बालों के वो बिखरे हुए देखता हूँ तो मेरे मुझे पर कोई बस नहीं रहता और मैं तब उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता हूँ। विशेषतः नख शिख वर्णन के तहत बालों का वर्णन दृष्टव्य है। ध्यानतव्य है कि नख शिख वर्णन रीति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। संपूर्ण दोहे में स्वभावोक्ति अलंकार है। दोहे के पूर्वार्ध की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 96 सुदुति दूराई दूरति
ना ही प्रकट करती रति रूप, छूटे पीके और उठी लाली ओठ अनूप। शब्दार्थ सुधुति सुंदर, धूति दुराई दुराती नहीं, छिपाने से छिपती नहीं, प्रकट कराती रति रूप, रति के प्रकार को प्रकट करती है। पी की पान का रस जो मुंह में पैदा हो जाता है, और अध रक्षत की अनिवार्चनीय शोभा वाली। यह अर्थ अनर्थांतर संक्रमिक वाच्य ध्वनि रूप संदर्भ प्रस्तुत द्वारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। प्रस्तुत दोहे में नायक ने नायिका के अधरों का पान किया है, जिस कारण उसके होठों में एक अलग लाली सी उभर आई है। नायिका ने दूसरों से यह लाली छिपाने के लिए पान की पीक का सहारा लिया था, लेकिन पीक के हट जाने पर होठ की वह लाली सबके समक्ष आ गई है। इस बात को लक्षित करते हुए नायिका की सखी नायिका से कह रही हैं, व्याख्या, हे सखी, इस तरह की सुंदर आभा छिपाने से भी नहीं छिपती है। सुखी, तूने अपने अधर को चुंबन कृत लाली को पाने की पीक के रंग से छुपा रखा था, पर भला ये भी कहीं छिपा सकती है। पीके छूटने पर रति का चिन्ह प्रकट करती हुई तेरे अधरों में अधरों की स्वाभाविक लाली से इतर का एक अलग ही अनुपम लाली दृष्टव्य हो रही है, जिसने तेरे प्रियतम से मिलने के सारे रहस्य को उजागर कर दिया है। विशेषतः बिहारी ने श्रृंगार की शारीरिक और मानसल पंच को कविता का विषय बनाया है, जो रीति काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस दोहे में बिहारी की सदी हुई, परिष्कृत और मजी हुई ब्रज भाषा दिखाई देती है। 97 वाई गड़ी गड़े परि उपटयो हारु हिये न, अनियो मोरी मतंगु मुनि मारी गुरे रनु मैन। शब्दार्थ बेई गुलेलो की गोलियां गाड़ी गड़े परी गढ़ कर गहरे चिन्ह चिन्हित कर चुकी हैं। ऊपर यो चोट के चिन्ह के उभर जाने को उपटना कहते हैं। मोरे मोड़कर अन्यो ले आया है, मतंगु हाथी, गरे रनु गुलेल से मैन कामदेव। संदर्भ प्रस्तुत द्वारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल के एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग नायक द्वारा किसी परिकिया के साथ रात भर विलास किए जाने के कारण नायिका खंडिता है, और वह नायक के हृदय पर मोतियों के निशाने देख कर नायक से उपालंब दे रही हैं। व्याख्या, नायक को उपालंब देती हुई नायिका कह रही हैं कि तुम्हारे हृदय पर जो ये हार की मोतियों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, इनके कारण तुम संकुचित क्यों होते जाते हो। तुम्हारे हृदय पर किसी हार की मोतियों के निशान नहीं है, बल्कि ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी कामदेव रूपी शिकारी द्वारा गुलेल से मारी हुई गोलियों के निशान है। कदाचित तुम इस समय काम से पीड़ित होकर यहाँ आए हो, क्योंकि दिन में परिकिया के पास जानना तो कठिन है, अन्यथा तुम तो किसी निरंकुश हाथी के समान इधर उधर घूमते रहते हो। विशेष रीतिकालीन परिवेश में प्रेम की एक निष्ठा के अभाव की व्यंजना हुई। श्रृंगारिकता बिहारी के काव्य का मूल स्वभाव है, जो इस दोहे में भी दिखाई देता है। इस दोहे में उपालंब की सुंदरता विन्यासिता करने में बिहारी सफल हुए हैं। ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग उस पर कवि के अधिकार का घोतक है। 98 3 सितारे नैक न झुरसी विरह झर नेह लता कुम्हिलाती नीति नीति होती हरी हरी खेरी झाल रति जाती। शब्दार्थ नेकु जरा सी भी झरसी जली विरह भार विरह की ज्वाला से खरी झल रति जाती खूब अच्छी तरह से बढ़ती जाती है। संदर्भ प्रस्तुत द्वार रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत मूलतः श्रृंगार के कवि है। इस दोहे में सखी नायिका के विरह का चित्र नायक के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। व्याख्या, विराग्नि से नायिका की स्नेहलता तनिक भी कुम्हिलाती या जलती नहीं है, बल्कि वह तो इसके विपरीत दिन प्रतिदिन और हरी होती जाती है तथा नए नए पत्तों व डालों से सुशोभित होती जाती है। विशेषतः बिहारी
ने श्रृंगार वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्र इस दोहे में प्रस्तुत किया है। विरह की दशा में प्रेम में वृद्धि होती है, इसी सत्य को यहाँ उजागर किया गया है। सूर्य ने भी उद्धव विरहो प्रेम करे लिखकर इसी बात को अभिव्यक्त किया है। विशेषोक्ति और विभावना अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नीति नीति और हरि हरि में विपसना अलंकार है। सधी और प्रस्कृत ब्रज भाषा दृष्टा 99 5 सितारे हेरि हिंडोरे गगन ते परि परि सी टूटी धरि धाई पिय बीच ही करी खरी रस लूटी। शब्दार्थ हेरी पति की सहस देख कर हह डोरे गगन तय हिंडोले रूपी आकाश से परी परी सी टूटी परी के सादृश्य एकदम कूद पड़ी। धरी पकड़ ली धाई दौड़ कर प्रिय प्रियतम न करी खरी खड़ी कर दी रस लूटी। आलिंगनादि का आनंद लेकर सखी की उक्ति सखी के प्रति है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग इस दोहे में बिहारी ने नायक नायिका के मिलन का चित्रण किया है, जिसमें वर्णित नायिका न ओढ़ा है। व्याख्या पति को देखकर परी सी सुंदर नायिका झूले पर से घबराकर ऐसे गिर पड़ी जैसे आकाश से परी टूट कर गिर पड़ी हो। प्रिय पति ने दौड़कर बीच में ही गिरने से पहले उसे पकड़ लिया और खड़ा कर दिया। उस दौरान उसने उससे आलिंगन का सुख भी ले लिया। विशेषतः लज्जाधिक्य के कारण नायिका का घबराकर झूले से गिर पड़ना सूचित करता है कि वह नवविवाहित नायिका है। परी परी में यमक अलंकार है। परी परी सी टूटी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरि हिंड और घरी घाई में अनुप्रास अलंकार। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस का सहज अभिव्यक्ति हुई है। गढ़ी हुई परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अपनी प्राकृतिक में ये पंक्तियां गतिशील चित्र उपस्थित करने में सक्षम है, जो बिहारी के बिंब निर्माण कौशल का घोतक है। 105 सितारे नए कांसो ही बानी तजी लखियो महु नीठी चौका चमकनी चौद में परिधि चौधी सी डीठी। संदर्भ प्रस्तुत दोहा जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संग्रहित बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है। प्रसंग रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी ने काव्य शास्त्रीय मानदंडों का अनुसरण करते हुए इस दोहे में नायक के संदर्भ में नायिका के मान एवं उपेक्षा भाव को लक्षित कर उसकी सखी द्वारा उसे समझाने का वर्णन किया है। व्याख्या नायक परी किया नायिका के पास से किया नायिका के पास आया है। वह नायिका की दृष्टि से अपराधी है। नायिका उस पर हंसती है। यह देखकर उसकी सखी उसे कहती हैं कि तुम अपनी मुंह फाड़कर हंसने की आदत छोड़ दो। तुम्हारे अगले 4 दांत की चमक इतनी तेज है कि नायक की आंखें चौंधिया जाती हैं, जिससे उसकी आंखें ऊपर नहीं उठ पाती। इसी कारण वे तुम्हारे रूप रस का सम्यक रूप से पान नहीं कर पाती हैं। रचनात्मक सौंदर्य रीतकालीन श्रृंगारिता का चित्रण कवि ने बखूबी किया है। भीम निर्माण तथा सधी हुई परिष्कृत ब्रज भाषा की दृष्टि से ये पंक्तियां उत्कृष्ट कोटि की हैं। इस दोहे में भाषा की वह समाहारा शक्ति देखते ही बनती है, जिसके लिए बिहारी जाने जाते हैं। दोहे की दोनों पंक्तियों के अंत में महाप्राण व्यंजन ध्वनि ठ के प्रयोग से आकर्षक ध्वनि मैत्री उत्पन्न हुई है। कवि ने व्योजिक्ति काव्यलिंगी और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।